नमस्कार, मैं उमेश यादव। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए पूर्व पार्षद और व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भैया विकास अग्रवाल जी उपस्थित हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। खनिज विभाग के तत्कालिक संचालक ने सरकार से नहीं लिया था अनुमोदन। सीएम साय का बड़ा फैसला, कोल परिवहन परमिट अब होगा ऑनलाइन, रुकेगी गड़बड़ी। अब पीएससी घोटाले में ईडब्ल्यू ने दर्ज की एफआईआर। राहुल की न्याय यात्रा आज पहुंचेगी छत्तीसगढ़। रेंगारपाली में होगी सभा। क्या लगता है कि जिस तरह से कोल परिवहन में बीते 5 वर्षों में 25 रुपये 27 रुपये लेकर जो बड़ा विवाद था, जिसमें ईडी ने संज्ञान लिया, उसमें कई लोग जेल के में भी हैं, क्या था पूरा मामला? अब ऑनलाइन जारी होगा परमिट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान में सरकार बनी है, निश्चित रूप से पारदर्शिता के साथ में काम कर रही है। और इसके पहले भी 15 साल जब डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी थी जी। तो सारे नियम कायदे जितने थे वो एज पर लॉ चल रहे थे जी। 5 वर्ष पूर्व जब भूपेश बघेल जी की सरकार बनी थी तो एसईसीएल द्वारा जब जिस रॉयल्टी परमिट को लिया जाता था जी। उसको दोबारा मैनुअली अनुमोदन के लिए वापस से माइनिंग के दफ्तर में भेजा जाता था और कहीं ना कहीं खुले रूप से 25 रुपए 27 रुपए टन की वसूली जी। और उनके जो लोग काम कर रहे थे वो लोग वसूली कर रहे थे, जिसमें ईडी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए और आज बहुत सारे लोग जेल में हैं उसी अपराध के मामले में। आपके भी भैया कुछ परिचित होंगे जो कोयले का काम करते होंगे, वो लोग अब कितने प्रसन्न हैं ऐसी होने के बाद? जब 25 रुपये दिया जाता था तो कितना नुकसान था, जब से 25 या 27 रुपये बंद हुए हैं, तो क्या स्थिति है? देखिए क्या है, जैसे ही कांग्रेस की सरकार गई तो कहीं ना कहीं कोल ट्रांसपोर्टरों में, प्लांट वालों में एक बहुत खुशी और हर्ष था उनके बीच में। 25 रुपए टन या 27 रुपए टन और 1-1 लाख 2-2 लाख टन की क्वांटिटी आ रही है और उसके ऊपर में 50 लाख 70 लाख रुपए एक माइंस के अंदर में और अंडर टेबल और सीधा सरकार के नीचे जो लोग काम कर रहे थे उनको जा रहा था। तो कहीं ना कहीं लोगों में बड़ी संतुष्टि का भाव है कि एक सरकार आई है, आम आदमी की सरकार है और व्यापारियों की सरकार है। सारे वर्गों में इसको लेके बड़ा खुशी का माहौल है। और कोल परिवहन में जो मतलब ऑलरेडी परमिटेड चीज को आप दोबारा परमिशन के लिए भेज रहे थे और कोई आदमी बोलने वाला नहीं था, तो मैं धन्यवाद दूंगा ईडी की पूरी टीम को, मैं धन्यवाद दूंगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, जिन्होंने इसके ऊपर में आके और संज्ञान लेते हुए इस व्यवस्था को चेंज करवाया। आपको याद होगा लगभग 3 साल पहले इसी खबर को मैंने गब्बर टैक्स के नाम से बनाया था, आपका वर्जन भी लिया था, हालांकि फिर दबाव के कारण उस खबर को ही हटवा दिया गया था। बिल्कुल। अब पीएससी घोटाले में ईडब्ल्यू ने दर्ज की एफआईआर। राहुल की न्याय यात्रा आज पहुंचेगी छत्तीसगढ़। क्या लगता है कि जिस तरह से पीएससी में पूरा मामला हुआ था, अब उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा मामला था यह भी। जी देखिए क्या है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से कई बार के विधायक और पूर्व गृह मंत्री माननीय श्री ननकी राम जी कंवर जी के द्वारा उपरोक्त मामला हाई कोर्ट में लगवाया गया था और टामन सिंह सोनवानी जो इसके चेयरमैन थे और भूपेश बघेल जी के सबसे करीबी माने जाते थे। जब पीएससी की रिजल्ट आया तो 7 लोग टामन सिंह साहब के परिवार के लोग थे और 5 से 8 लोग कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी के इर्द गिर्द के लोग थे। तो एफआईआर बहुत बढ़िया, इसमें आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जांच कर रहा है, अपराध पंजीबद्ध हुआ है और सिलसिलेवार इसमें गिरफ्तारी होगी। मेरा तो इसमें मानना है कि ऐसे लोगों को जो अपात्र थे उनको पात्र कर दिया गया है, तो ऐसे लोगों को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और जो भविष्य के जो बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ उनको न्याय मिलना चाहिए। देखिए अभी केंद्र ने कानून बनाया है कि किसी भी अगर भर्ती परीक्षा में कोई गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ में 10 साल की कारावास है और 2 करोड़ या 5 करोड़ रुपए का उसमें अर्थदंड भी है। इसमें जो बच्चे एग्जाम पास किए थे, मतलब दूध का दूध पानी का पानी अगर करना है तो इनको दोबारा से वही पेपर दे के आप बैठा दीजिए तो उतने नंबर अर्जित नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। मतलब कुल मिला के ये भी वो मुन्ना भाई वाले बिल्कुल। न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ में आज 4 सभा करेंगे राहुल। यह राहुल गांधी यात्रा पर निकले हैं। न्याय यात्रा में आज रायगढ़ में रहेंगे, कोरबा भी इनकी यात्रा पहुंचेगी। कैसी रहेगी यात्रा, लोकसभा चुनाव में कितना असर होगा? देखिए राहुल गांधी की न्याय यात्रा मुझे लगता है ये कांग्रेसियों के लिए न्याय यात्रा है। मतलब कांग्रेस के लोग ही अपनी पार्टी के लोगों से न्याय मांग रहे थे। जैसा कि कोरबा के विधायक और पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी का लगातार वक्तव्य आता रहता है। तो
राहुल गांधी का पूरे भारत में किसी प्रकार का या कांग्रेस का जनाधार पूरी तरीके से समाप्त हो गया। उनके पास में पिछले 10 वर्षों में एक भी ऐसा मुद्दा नहीं मिला है जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की सरकार को घेर सके। तो अब वो न्याय यात्रा निकालें, इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, तो ये यात्रा उनकी निकलती रहेगी। ये महज एक दिखावा है, मतलब 200-500 लोगों की भीड़ इकट्ठा करना और इनके लिए बड़ा मुश्किल का काम है। विधानसभा चुनाव के पहले भी ये यात्रा पर थे, पर विधानसभा चुनाव का असर आपने देखा है यात्रा को लेकर। जी, इंडिया को लगेगा बड़ा झटका, भाजपा के साथ जाएगा रालोद। क्या लगता है भैया, गठबंधन जो हुआ है, विभिन्न जो विपक्षी दल है वो एक उसमें आए थे, नीतीश कुमार अब बिदक गए हैं। क्या लगता है इंडिया गठबंधन चल पाएगा या फिर चुनाव के पहले अलग अलग विचारधारा के लोग उसमें शामिल हुए हैं? देखिए क्या है, जो इंडी गठबंधन में जो लोग शामिल थे, जितने दल शामिल थे, वो धीरे धीरे उनको समझ में आ गया है कि इस नाव में इतने छेद हैं कि इसमें बैठ के और हमारी नैया पार नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले नीतीश कुमार जी और वहां से पलायन करके और वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ गए। और जयंत चौधरी जी की जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोक दल, और ऐसे अनगिनत दल हैं उसमें, तृणमूल कांग्रेस का अलग अपना चल रहा है। तो वो गठबंधन सिर्फ नाम मात्र का था और वो आज से 2 महीना पहले और बड़ा एकता की बात करते थे। और पूरे गठबंधन को अभी मोदी जी ने संसद में बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है। तो पूरे गठबंधन की स्थिति ये है कि पूरा गठबंधन मिला के 100 सीट अर्जित नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। दुर्ग रायपुर छोड़कर भाजपा के 4 सांसदों के टिकट पर संशय। बस्तर कोरबा में नए चेहरे, 3 सांसद बने एमएलए। क्या लगता है भैया, क्या होगा? 11 लोकसभा है छत्तीसगढ़ में, क्या होगी स्थिति? कोरबा में क्या होगा? कांग्रेस देखिए, भारतीय जनता पार्टी आम कार्यकर्ता की पार्टी है जी। मतलब आप किसी भी प्रत्याशी को, चाहे लोकसभा में 2019 के इलेक्शन को उठा के देख लीजिए, चाहे वर्तमान में 2023 के विधानसभा चुनाव को उठा के देख लीजिए, पार्टी बहुत सामान्य से कैडर वाले कार्यकर्ता को टिकट देती है और मोदी जी के सिंबल पे, मोदी जी की गारंटी पे और मोदी जी के नाम पे वो प्रत्याशी जीत के और विधानसभा में या लोकसभा में जाता है और सरकार के जनहितैषी कामों में सहयोग करता है। हमारे पास दावेदार बहुत है और इसके उलट देखेंगे तो कांग्रेस में टिकट देने के लिए लोगों को तैयार है, लेकिन वो सब प्रत्याशी नहीं है। तो ये फर्क है सरकार का और ये फर्क है नीतियों का। कांग्रेस में तो ये हाल है कि भूपेश बघेल, टीएस बाबा लोग बोल रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए क्या है, जब आप भगवान राम का विरोध करते हैं, जब आप सनातन का विरोध करते हैं, जब आप व्यवस्थाओं का विरोध करते हैं और डायरेक्ट खुले रूप से भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं, तो पूरा देश, पूरा प्रदेश और एक एक गांव और सारे लोग आपको देख रहे हैं कि आप किस ओर जा रहे हैं। बिल्कुल। हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई, विपक्ष का हंगामा, 30 से अधिक कांग्रेसी निलंबित। क्या कहना चाहेंगे भैया, हसदेव अरण्य पेड़ों की जो कटाई हो रही है उसको लेकर? पहले विपक्ष में थे तो काफी विरोध होता था, अभी कुछ नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है, हसदेव अरण्य का मामला, पेड़ों की कटाई की अनुमति देने का मामला भूपेश बघेल जी की तत्कालीन सरकार ने और जिस लेवल में किया है, और ये पूरा मामला उस समय से चला आ रहा है। कल जो आज विपक्ष में बैठे हैं, कल वो सत्ता पक्ष में थे। सत्ता पक्ष में बैठने के साथ उन्होंने इसकी अनुमति दी थी। आज सरकार बैठी है और अब ये विरोध कर रहे हैं, तो ये जांच का विषय है। और निश्चित रूप से एक चीज की, कोल की या पावर की तो आवश्यकता है, तो ये देखना चाहिए कि जो पेड़ों की कटाई हो रही है वो नए पेड़ कितने लगाए जा सकें और कम से कम पेड़ों की कटाई हो और कोल प्रोडक्शन की तो आवश्यकता है। बिल्कुल। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर मस्कट में बंधक महिला को मिली मुक्ति। क्या लगता है भैया, बड़े नजदीकी हैं आप भी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, कैसे व्यक्ति है, एक ये अलग विषय है, इनके बारे में बताया जा रहा, इनकी जो सरलता है वो काफी चर्चा का विषय रहती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में और ये पहली बार और इनको टिकट मिला और ये चुनाव जीत के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बने हैं, तो ये बहुत सहज और सरल व्यवहार के व्यक्ति हैं। और भूपेश बघेल की तत्कालिक सरकार में इनको बहुत प्रताड़ित किया गया था। ये जेल भी गए थे, ये जेल भी गए थे और अभी कुछ समय बाद उसी जेल का इन्होंने निरीक्षण भी किया था। तो कोई भी आम आदमी और अपनी फरियाद लेके जाता है, तो मैंने बहुत सारे इनके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पे जो वायरल होते हैं मैंने देखा है, मैंने नजदीक से देखा है। ये कुर्सी हटा के जमीन पे बैठते हैं और लोगों के साथ में और समस्या का तत्काल निराकरण करते हैं। मार्च से लेकर हर सप्ताह चलेगी अयोध्या के लिए ट्रेन, मुफ्त में जाएंगे छत्तीसगढ़ वासी, बुजुर्ग अपने साथ ले जा सकेंगे, एक अटेंडेंट भी। क्या लगता है, जिस तरह से चुनाव के पहले कहा गया था कि सभी बुजुर्गों को अयोध्या का दर्शन कराया जाएगा रामलला का, 500 वर्षों के बाद रामलला स्थापित हो चुके हैं,
किस तरह का माहौल है 22 जनवरी से लेकर अब तक, अब इसका लाभ भी मिलने लगा है छत्तीसगढ़ वासियों को? जी जी देखिए क्या है, मोदी जी की गारंटी एक एक करके और हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार और लगातार पूर्णता की ओर है। एक एक जो उनकी घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की गई थी, उसमें एक घोषणा थी कि प्रत्येक छत्तीसगढ़ वासी को और भगवान राम के दर्शन कराए जाएंगे, अयोध्या ले जाया जाएगा। तो उसी क्रम में ये ट्रेन चालू की गई है और इसका इतना उत्साह है, आपको बताऊंगा मैं कि पिछले 15 वर्ष जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना करके एक योजना चलती थी और हमारे शहर के, हमारे वार्ड के काफी लोगों ने उसका लाभ लिया था। और एक बड़ा अच्छा विषय है कि बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं भी और भगवान राम के दर्शन के लिए कहीं ना कहीं आवेदन कर रही है। तो एक जो एक धर्मनिरपेक्ष वाली बात होती थी या लोगों के अंदर में भगवान राम को लेके एक बहुत अच्छा उत्साह सभी धर्मों में है। बिल्कुल। इसरो पहुंचकर जसपुर के बच्चों ने चंद्रयान 3 को समझा, बोले हमने सपने को सच होते देखा। वीआईपी रोड के डिवाइडर व सौंदर्यीकरण की अब उच्च स्तरीय समिति करेगी जांच। सदन में सरकार ने माना निगम व एनएचआई ने नहीं किया काम। क्या लगता है जिस तरह बीते 5 वर्षों में जो घोटाले हुए हैं, कोरबा के विषय में भी ले लीजिए या रायपुर के विषय में, अब किस तरह से कड़ी कार्रवाई होगी? कोरबा में भी डीएमएफ की राशि का बड़ा बंडर बाट हुआ है बीते 5 वर्षों में। देखिए पूर्व कलेक्टर जी रानू साहू जी के समय में जी और जिले के अंदर में जो बंदर बांट और जो भ्रष्टाचार का आलम था जी, वो लगातार चर्चा में और सुर्खियों में रहता है जी। और एक गुमटी और ठेला लगाने वाला आदमी भी जी उस भ्रष्टाचार के विषय में उसको पूरी जानकारी है। कहीं ना कहीं ये शहर के लोगों के लिए बड़ा दुख का विषय है कि एक महत्वपूर्ण पैसा जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और खनिज न्यास मद से और कोरबा जिले के डेवलपमेंट के लिए दिया था, उसमें आप 2 रुपए का सामान 2000 रुपए में क्रय करती हैं और उसके साथ जुड़े हुए लोग, इस पे अभी बड़ी कार्रवाई होनी है, सीबीआई की भी एंट्री हो चुकी है। तो लोग आगे पीछे और ये समझ में आ जाएगा कि गड़बड़ी करने वाले लोगों के लिए कोई रास्ता कहीं नहीं बचा है। मतलब स्तरहीन काम होना, चाहे वो निकाय की व्यवस्था हो, नगर निगम का बुरा हाल है, पीडब्ल्यूडी के अंदर में जितने घोटाले हुए हैं, कहीं सड़क बनी ही नहीं है और भुगतान कर दिया गया है। ऐसे अनगिनत मामले हैं जिसके ऊपर में लगातार, और 5 साल का जो समय है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया को एक विभाग बना देना चाहिए इसके लिए, क्योंकि इनकी गड़बड़ियां इतनी है कि हर दिन 2, 4, 5 आदमी और उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज होगी। आप लोगों ने भी एक मामला उठाया था जिसमें 10 करोड़ रुपए डीएमएफ की राशि से सड़क बनानी थी, उसको लेकर आप लोग फिर महापौर वहां भी गए, फिर कुछ चंदा करके भी है, वो चंदा भी अलग की चोरी हो गया, वो क्या था पूरा मामला? देखिए क्या है, शहर के अंदर में लगातार सड़कों पे डामर चढ़ाने का काम और पिछले 10 वर्षों से अनवरत जारी है जी। पिछले 5 वर्षों में एक सड़क के ऊपर में 2 साल के अंदर में 3-3, 4-4 बार डामर चढ़ाया जा रहा है जी। और ठेकेदार के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं, कोई वसूली नहीं, निगम से दोबारा बिल बन जा रहा है। मतलब इस इतनी घटिया स्तर की जो सड़कें बन रही हैं और सड़कों की हाइट जो है वो अब मकान के लेवल से सड़कों की हाइट ऊंची हो गई है। तो कहीं ना कहीं महापौर जी की उसमें भूमिका संदिग्ध रही थी कि हमने जब ये बोला कि भाई उस ठेकेदार को आप ब्लैक लिस्टेड करिए, उसके ऊपर में कार्रवाई करिए, और खाली उन्होंने बोल दिया कि हम परफॉर्मेंस गारंटी का पैसा रोक दिए, तो ये तरीका और ये व्यवहार नहीं होता है। बताया जाता है कि वो सिर्फ एक ही व्यक्ति होता था जो लगातार जिसे टेंडर मिलता था। हालांकि अभी जो बताया जा रहा है, जो कुछ ठेकेदार मित्र उनका कहना है कि सत्ता परिवर्तन के बाद जो कमीशन खोरी होती थी निगम में, वो लगभग पूरी बंद हो चुकी है, ऊपर से लेकर नीचे तक जी। आयकर छापे, पूर्व मंत्री और कारोबारियों की प्रॉपर्टी की जानकारी जुटाई जा रही है। ईडी का मामला है भी। अब पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के यहाँ छापा पड़ा था, उनके नजदीकियों के यहाँ भी कड़ाई से पूछताछ की गई है। काफी मात्रा में चल अचल संपत्ति का खुलासा करेगी ईडी। क्या लगता है क्या है पूरा मामला और कितने लोग ऐसे अभी जो शामिल होंगे पूर्ववर्ती सरकार में जो मंत्री या विधायक रहे होंगे? देखिए, जो आज देश में विपक्ष में बैठे हैं जी, वो लगातार सदन में एक ही आवाज उठाते हैं कि विपक्षियों को परेशान किया जा रहा है जी। सत्ता से जुड़े लोगों को छोड़ दिया जा रहा है जी। मेरा कहना है पिछले 10 वर्षों में जी, सत्ता पक्ष में बैठे किसी भी एक आदमी की आपने किसी प्रकार कोई शिकायत पाई है जी? आज जैसे ही सरकार से कांग्रेस हटी है जी, और जब आईटी और ईडी की रेड होती है पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी के यहाँ, और ऐसे बहुत सारे मंत्री थे, 12-13 इनके यहाँ मंत्री थे, तो
पुख्ता जानकारियों के आधार पे, और जब रेड की गई है तो कहीं 25 करोड़ रुपए, कहीं 20 करोड़ रुपए, वेस्ट बंगाल में चले जाएंगे तो 1.5 200 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति, इतनी नकदी, इतनी सोना चांदी की जो मतलब जब्ती हो रही है, तो क्लियर कट समझ में आ रहा है कि आपकी सरकार जैसी सरकार में आती है और आप लोग लूट खसोट प्रदेश की जनता को लेके और अपना घर भरने का काम करते हैं। उसमें अमरजीत भगत का एक बयान भी आया है कि 27 लाख रुपए मेरे घर से मिले हैं जो मैंने मेडिकल के लिए रखा हुआ था कि कभी अगर लग गया तो 27 लाख रुपए काम आ जाएगा। देखिए क्या है, एज पर इनकम टैक्स लॉ कितने पैसे नगद आप घर में रख सकते हैं, मंत्री रहते अगर उनको नहीं पता है तो अब वो बचने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री बोले, श्री कृष्ण ने मांगे थे 5 गाँव, हमने सिर्फ 3 दिए हैं। सीएम योगी, क्या लगता है भैया अयोध्या का मामला हो चुका है जी, अब श्री कृष्ण भगवान की नगरी मथुरा की बारी और काशी की बारी, ये कहना है योगी नाथ जी का। देखिए क्या है, भारत सनातन जी और बहुत पुराना, जब अखंड भारत होता था जी जी जी, तो उस समय आज जिन चीजों के विषय में चर्चा की जा रही है जी, ये चीजें वैसी ही थी, वैसा ही स्वरूप में था जी। किसी कालखंड में और कोई मुगल शासक आके और उन चीजों को तोड़ के और उसके ऊपर में कब्जा करके, जबरन कब्जा करके उसके स्वरूप में परिवर्तन कर दिया। आपको बताना चाहूंगा उमेश भाई कि 70 साल तक कांग्रेस ने भारत के ऊपर में हुकूमत की है जी। एक दिन भी खुले रूप से कोई आदमी उन मंदिरों की या भगवान कृष्ण की जन्मस्थली की या भगवान राम के जन्मस्थली की कभी कोई चर्चा नहीं करता। बिल्कुल। आज 2014 के बाद में कहीं ना कहीं इस विषयों की चर्चा हो रही है। एक आदमी को लग रहा है कि अब मैं खुले में बोल सकता हूं, मेरे को आजादी है, और इतनी सारी चीजों की बात हो रही है और होना चाहिए। स्कूल में शिक्षिका की प्रताड़ना से तंग आकर 6वीं कक्षा की छात्र ने लगाई फांसी, बवाल। क्या लगता है जिस तरह से अंबिकापुर की खबर है यह, जिस तरह से शिक्षिका के से प्रताड़ित होकर 6वीं कक्षा की बच्चे ने फांसी लगाई है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे टीचर्स के लिए, ऐसे बच्चों के लिए? अगर उसे डांट भी लगी है तो अपने घर में बताता या कुछ ऐसा करता, क्या है? देखिए उमेश भाई, इसमें मेरा 2 तर्क है जी। पहला तर्क ये है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे जी, और हमने अगर होमवर्क नहीं किया या हम पढ़ाई में मैडम पढ़ाती थी या सर पढ़ाते थे और कमजोर होते थे तो स्कूल में पिटाई पड़ती थी, और पीटने के बाद में हम घर आके अपने पेरेंट्स को नहीं बताते थे कि आज पिटाई पड़ी है, क्योंकि हमको मालूम है कि घर में दोबारा और पिटाई होगी। बिल्कुल। समय और परिवेश इतना स्पीड से बदल गया कि आज का बालक अपने घर आके पेरेंट्स को बताता है कि मैडम ने मेरा कान मरोड़ दिया या मेरे को खड़े कर दिया, तो पेरेंट्स अगले दिन स्कूल चला जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, एक। दूसरा, हो सकता है कुछ शिक्षक या शिक्षिका ऐसे हों या बच्चे को इतना टॉर्चर कर दिया हो, क्योंकि सुसाइड जैसा मामला और एक बच्चे के लिए करना, तो वो बिल्कुल पुलिस उसमें जांच कर रही है। बिल्कुल। थानेदारों की एसपी नीली घंटों क्लास, अवैध काम में लिप्त तो खैर नहीं, पत्नी नाराज, पति चढ़ गया हाई वोल्टेज टावर पर, 3 घंटे तक चलता रहा ड्रामा, अलग अलग सड़क हादसे में 4 की मौत। क्या लगता है भी एसपी साहब बदल चुके हैं, अब नए एसपी साहब आ गए हैं तिवारी जी, क्या लगता है पूर्व में जिस तरह से अवैध काम चलते थे, चाहे डीजल के हो कोयले के हो, अब किस तरह से लगाम कसेगी? डबल इंजन की सरकार है। देखिए आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव के ऐन वक्त पहले जी, और यहाँ एसपी साहब का ट्रांसफर हुआ था जी, और इसके पहले जो एसपी साहब थे जी, उनके समय के बाद और सरकार परिवर्तित हो गई थी जी, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में उन्होंने भी काफी हद तक जी और नियंत्रण करने का प्रयास किया था। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दीजिए तो बड़े मामले धीरे धीरे पूरे बंद हो चुके थे। और अभी जो वर्तमान में युवा नए एसपी आए हैं और बहुत तेज तर्राट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब राजा चोर होगा तो नीचे के अंतिम व्यक्ति तक ये आदत पड़ जाती है। इसके पहले की पूर्ववर्ती सरकार में हमने देखा है कि डीजल, कोयला और कबाड़ और अवैध शराब, इन चारों चीजों का जिस लेवल में काम चल रहा था, मतलब 1 नंबर का काम कम हो रहा था, 2 नंबर पे सारी चीजें बहुत बड़े पैमाने पे चल रही थी। अब एसपी की भी मजबूरी थी कि मान लीजिए उनको बोला जाएगा कि इतना देना है तो कहां से देंगे, घर से तो देंगे नहीं। महतारी वंदन का फॉर्म भरने महिलाओं ने खासा उत्साह, प्रदेश सरकार की इस योजना से हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए, खाते में होगा ट्रांसफर। क्या लगता है भैया महतारी वंदन योजना, आप भी काफी जद्दोजहद कर रहे हैं, समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, पूरा नियम क्या है? कई लोगों के बीच में ये मतभेद भी है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इनकम टैक्स पेई, सरकारी कर्मचारी और
विधायक, सांसद, लोकसभा अध्यक्ष या ऐसे परिवारों से ताल्लुकात रखने वाले जी महिलाओं को जी इसका लाभ नहीं मिलना है। जी इसका लाभ मिलना है बीपीएल लोगों को जी और बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर ऐसे एपीएल परिवार जी जो टैक्स की श्रेणी में नहीं आते हैं, इनको लाभ मिलना है। जी इसमें कांग्रेस के लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई जा रही थी कि इतने सारे दस्तावेज मांगे गए हैं, ऐसे नहीं देंगे, वैसे नहीं देंगे। बहुत सरलीकरण हो गया। आपको ये बताना है कि मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ, उसके लिए आपका मतदाता परिचय पत्र की मांग की गई है, पति पत्नी का आधार कार्ड मांगा गया है, पत्नी का बैंक खाता है, राशन कार्ड भी ऑप्शनल है और पैन कार्ड मांगा गया है। विधवा परित्यक्ता है तो उसके लिए सर्टिफिकेट नहीं है तो और ग्राम पंचायत के सचिव या निकाय क्षेत्रों में पार्षद के द्वारा जारी करके दिया जा रहा है। आपको एक बात बताऊंगा मैं जी, आप पूरे 67 वार्ड निगम के और स्लम बस्तियों में चले जाइए, छोटी बस्तियों में चले जाइए, दिवाली से बड़ा माहौल उनके यहाँ है। और वो एक विषय आ रहा है कि सरकार तो बोले रही से कि जनवरी देबो, लेकिन अब तो फरवरी में फार्म भरा थे और मार्च के महीना में दी। तो हमारी सरकार ने बड़ा स्पष्ट किया है कि मार्च में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन और 3,000 रुपए की राशि, मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च की राशि और एक मुश्त उनको मिलेगी। तो लोगों में बड़ा उत्साह है कि एक सरकार आई है जो महिलाओं की चिंता कर रही है। और निश्चित रूप से उस योजना का नाम भी महतारी वंदना, मतलब महतारी मतलब माँ होता है, और माँ की वंदना करते हुए इस योजना को, नाम भी बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल। यात्री ट्रेनों की बिगड़ी चाल नहीं सुधर पाई, 5 घंटे देरी से आई शिवनाथ एक्सप्रेस। कोयला लोड गाड़ी पर नियंत्रण नहीं होने वाली यात्री ट्रेनों पर पड़ेगा प्रभाव, लिंक 2.5 घंटे लेट। भैया आप लोगों ने भी काफ़ी आवाज़ उठाई है रेलवे को लेकर, यात्री ट्रेनों को लेकर। क्या लगता है कब होगी स्थिति, कब सुधरेगी, या फिर खाली कोयले से ही चलेगी कोरबा रेलवे स्टेशन? देखिए इसमें 2 बातें हैं जी। पटरी सुधार का कार्य, नई पटरी बिछने का काम बहुत स्पीड से चल रहा है जी। और आने वाले समय में जी ट्रेनों की रफ्तार, ट्रेनों की समय जी, इन सारी चीज़ों पे नियंत्रण हो जाएगा जी। और आपके चैनल पे आज मैं बैठा हूँ जी। ये मामला सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है जी। प्रदेश सरकार का इस पे कोई वो नहीं रहता, बहुत ज़्यादा कुछ नियंत्रण नहीं रहता है, खाली वो मांग कर सकते हैं। जी। हमारे यहाँ से कांग्रेस की और सांसद है वर्तमान में, आज भी वो सांसद है। जी जी जी। मैंने पिछले 5 वर्ष में 5 बार भी रेलवे के नाम से कोई आवाज़ उठाते, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे आंदोलन के नाम पे हो, चाहे किसी न्यूज़पेपर या उसमें हो, तो हम लोगों को बड़ा झकझोरती ये चीज़ें कि भैया सांसद जी आती हैं चली जाती हैं और इस तरीके के विषय के लिए आप, हम और शहर के और जो लोग हैं वो इसके लिए चर्चा परिचर्चा करते हैं, किसी के ऊपर भी इसका ठिकरा फोड़ते हैं। सही मायने में इसकी जिम्मेदारी की होती है। बिल्कुल। अभी नेता प्रतिपक्ष ने एक वो भी एक पोस्टर भी जारी किया था, लापता सांसद करके। देखिए क्या है जी, हम आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं जी कि अभी भी समय था और उस समय के अंदर में अगर आप इन चीज़ों को ध्यान दें या देते तो व्यवस्थाओं में अमूमन परिवर्तन होता। बिल्कुल। चुहिया में ग्रामीणों के बीच आपसी मतभेद, रेत खदान की नहीं होगी बंद। खनिज विभाग बैठक, सहमति बनाने का निर्देश, खदान बंद करने की प्रक्रिया जटिल। क्या लगता है जिस तरह से अब कुछ शुरू होने की स्थिति में थी रेत खदान, उसमें भी मतभेद चल रहा है। रेत को लेकर क्या स्थिति है? ठेकेदारों के बीच काफ़ी आक्रोश है कि अभी तक चालू नहीं हो पाई रेत खदानें। देखिए इसके पहले 2018 तक जी आम आदमी को बालू बड़ी आसानी से और बहुत कम दर पे उपलब्ध होती थी जी। मतलब हमने भी अपने यहाँ निर्माण कराया तो 600, 700, 800 रुपए प्रति ट्रैक्टर में और माल आ जाता था जी। जैसे ही 2018 के बाद सरकार बदली हुई जी, तो 1 नंबर का बालू या रॉयल्टी पेड बालू नहीं निकलता था, सिर्फ 2 नंबर का बालू 2500, 3000, 3500 रुपए ट्रैक्टर में निकलता था जी। और एक गरीब आदमी जो रुपए जोड़ के अपना मकान या अपना परिसर बना रहा है उसके लिए बड़ा तकलीफ का विषय था जी। अभी सरकार ने कई रेत खटाने जो स्वीकृत की है उसमें एक चुहिया रेत खदान भी है। यहाँ गांव वालों को अगर आपत्ति है और सरपंच ने खदान चलाने के लिए बोला है, चूंकि ग्रामीण अंचलों में ग्राम पंचायत को दे दी गई है रॉयल्टी और खदान जी, तो गांव वालों को अगर आपत्ति है, कोई रोड रास्ते को लेके आपत्ति है, तो इसका निराकरण खनिज विभाग को जाके और जिला प्रशासन के माध्यम से करना चाहिए, लेकिन रेत खदानों का संचालन सुचारू रूप से हो।
बिल्कुल, अस्पतालों को 4 माह से नहीं मिल रहा क्लेम, इसलिए टाल रहे इलाज। जानिए कितने क्लेम का नहीं हुआ भुगतान। हालांकि भी ये रायगढ़ की खबर है। कोरबा में मेडिकल को लेकर कितनी व्यवस्थाएं हैं, अब कितनी सुधार होंगी, क्योंकि अब श्याम बिहारी जायसवाल जी अब मंत्री बन चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के। अब किस तरह से व्यवस्थाएं सुधरेंगी और जिस तरह से डीएमएफ की राशि का बंदरबाट जिला अस्पताल में हुआ है वो आपके सामने है जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए उमेश भैया, सरकार भारतीय जनता पार्टी की आती है, सरकार कांग्रेस की थी जी, कहीं ना कहीं मानवीय दृष्टिकोण जी सरकार में बैठे लोगों के लिए जी, और जिले में संचालित हो रहे अस्पतालों के डॉक्टर्स के अंदर में जी, सीएमओ के अंदर में जी, एक मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं बहुत करीब से और रेगुलर इस मामले को देखता हूं। जी जी जी, सरकारी जो जिला अस्पताल जिसकी आप बात कर रहे हैं कि कायाकल्प में करोड़ों रुपया और डीएमएफ का खर्चा कर दिया गया, आज भी वहां एक प्रसूता वहां डिलीवरी के लिए जाती है तो वहां पे जो महिला डॉक्टर काम करती है वो थोड़ी देर चेकअप करने के बाद में उनको बोली कि यहाँ पे व्यवस्था कम है, आप मेरे निजी क्लिनिक में आ जाइए। और निजी क्लिनिक में भी उनसे जो आयुष्मान कार्ड है उससे 15,000 20,000 रुपए की राशि काट ली जाती है, 15-20 हजार रुपए से नगद ले लिया जाता है। ये शोषण लगातार जारी है और इसके ऊपर में मेरा निवेदन है जिलाधीश महोदय से, जिलाधीश महोदय को और सीएमओ साहब के नेतृत्व में और जनप्रतिनिधियों के साथ में निजी अस्पताल कहाँ कहाँ पे आयुष्मान कार्ड जारी हो रखा है, उस अस्पतालों में कितने रुपए में कौन सा इलाज होना है, शासन ने पूरी व्यवस्था बना के दी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी को उसका लाभ और इंसाफ हो सकेगा। नहीं तो रोज लोग मतलब आज एक आदमी का पैसा दो चीजों में खर्च होता है, एक है स्कूली शिक्षा में और दूसरा स्वास्थ्य में। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सरकार के लेवल से प्रयास किया जाता है, लेकिन बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, इन चीजों को हमको स्थानीय स्तर पे ठीक करने की आवश्यकता है। बिल्कुल भैया। लोकसभा चुनाव, राजनीतिक दलों की बैठक आज, क्या लगता है भैया लोकसभा चुनाव में अभी कांग्रेस से है लोकसभा की वो सांसद ज्योत्सना महंत जी, क्या लगता है भाजपा से कौन होगा प्रत्याशी अब की बार लोकसभा में? क्या स्थिति होगी कोरबा की? देखिए कोरबा नहीं, पूरी 11 की 11 सीट पे जी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के और मोदी जी का अब की बार 400 पार वाला जो फिगर है उसमें हम 11 के साथ में उस 400 की इकाई को पूरा करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे ही मैंने पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे पास लिस्ट बहुत लंबी है जी। मतलब सांसद एक वार्ड का पार्षद भी हो सकता है, सांसद एक छोटा सा कार्यकर्ता हो सकता है, सांसद लोकसभा क्षेत्र से कोई भी हो, कहीं कभी हो। प्रेमचंद पटेल जी, जिनको कोई नहीं सोचा था। तो ये, और आज कांग्रेस के पास में आपको बताया मैं कि भूपेश बघेल जी को बोला जा रहा है तो बोले नहीं मुझे पूरा प्रदेश देखना है। तो इनके पास में कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की कमी है और पूरी तरीके से कांग्रेस बैकफुट पे चल रही है। बिल्कुल। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को सफल बनाने पर जोर, ग्राम तिलकेजा में हुई विधानसभा स्तरीय बैठक। क्या लगता है भैया कोरबा भी आने वाले हैं 12 तारीख को राहुल गांधी जी, कांग्रेस की यहाँ लोकसभा में सांसद हैं ज्योत्सना महंत जी, क्या लगता है क्या होगी स्थिति कोरबा में? देखिए दिसंबर 2023 के पहले अगर राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा निकलती तो निश्चित रूप से पूरा प्रशासनिक अमला को और सरकारी तंत्र को उनके स्वागत और सत्कार में लगा दिया जाता, जैसे एजाज ढेबर जी ने और रायपुर में और 1 किलोमीटर लंबी गुलाब फूल की और जो खर्च करके जो व्यवस्थाएं प्रियंका गांधी जी के लिए। तो अब ना वो शासन बचा है उनका, ना कोई प्रशासन उनकी सुन रहा है। तो मुट्ठी भर लोग, और उनको ही मालूम है कि जब राहुल गांधी आते हैं और अगर कुछ ऐसी चीजें जहां भी आते हैं कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि बाद में कांग्रेसी वो रील्स बन जाता और हाँ और अपने आप को ये मतलब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इनको हम लोग बुलाए क्यों, हमारे कुछ ना कुछ वोट बैंक में ये सेंध लगा के चले गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे लोग तो बोलते हैं कि हमारे लिए स्टार प्रचारक राहुल गांधी जी हैं। हाँ, उनको अभी बीच में बैठे थे अशोक चौलानी जी, तो उनका कहना था कि जिस रास्ते से होकर वो जाएंगे वहाँ हमको 50,000 की लीड मिलेगी। बिल्कुल सही बोले। बिल्कुल। अलग अलग सड़क हादसे में 4 की मौत। क्या लगता है जिस तरह से सड़क हादसे कोरबा जिले में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दैत्याकार वाहन की चपेट में आने से या कोई भी वजह हो, परिवहन विभाग और इनको क्या करना चाहिए? ऐसे जो छोटे बच्चे हैं जिनको वाहनों को दे दिया जाता है, बड़ी वाहनों को, क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए इस समय जिले में नए पुलिस कप्तान आए हैं जी, और उनको बिना लाइसेंस के जो बच्चे गाड़ी चला रहे हैं जी, वो गाड़ी कोई उस पर चलान और कार्रवाई ना करे, गाड़ियों खड़े करा दे और उनके पेरेंट्स को बुलाएं और
मतलब सार्वजनिक रूप से एक माफीनामा बच्चे से लिखवाएं और गाड़ी को खड़े करा दें। 7 दिन बाद वो गाड़ी पेरेंट्स लेके चले जाए। बिल्कुल। ये व्यवस्था पुलिस को और ये व्यवस्था अभिभावकों को, मतलब आज मेरे को अपने को बच्चे को गाड़ी देनी है, अभी 250 सीसी 350 सीसी की अलग अलग मॉडल और डिजाइन की बाइक आ रही है और बच्चा जिद करता है, पेरेंट्स दिला देता है, तो ये व्यवस्था हमको भी और सुधार की हम आवश्यकता है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जिस रफ्तार में गाड़ियां चल रही हैं, मतलब सड़कों का आकार वही है, दैत्याकार वाहन जिनकी अपन बात कर रहे हैं, आज तक उनके लिए बाईपास सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। तो सामने वाला हमारे से एक्सीडेंट कर दे तो हमको भी दोनों पक्षों में हमको कंट्रोल करके चलाने की आवश्यकता है। बात हेलमेट की हो रही थी, तो हेलमेट में ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा नियम बनाया जाए कि चालान की जगह उनको हेलमेट दे दिया जाए या 150 लेके छोड़ दिया जाता है, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाए? देखिए क्या है, शहर बहुत छोटा है, किलोमीटर के क्षेत्र में अगर देखेंगे, कोरबा से चालू होता है और निहारिका में आके शहर समाप्त हो जाता है। शहर का जो आउटर पॉइंट है, जैसे CSEB चौक, परबसपुर चौक, इन जगह में सिर्फ और सिर्फ हेलमेट वाली कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। मतलब वो कार्रवाई सिर्फ वसूली तक, ये रसीद काटने तक सीमित ना हो। क्या होगा जब जनरली जो दुर्घटना होती है, वो जब बच्चा शहर से बाहर जाता है, कोई आदमी शहर से बाहर जाता है, तो बड़े वाहन वहां मिलते हैं और खाली सड़क देख के जब आदमी स्पीड में गाड़ी चलाता है तो दुर्घटना की, तो वहां पे हेलमेट की सघन जांच रेगुलर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए, और भैया बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद।